हेलो, वेलकम टू आरएस ओनली, जहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि यही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आरएस ऑफिसर्स बनाए जाएंगे और जगह प्रैक्टिस चलेगी कुछ सालों। आरएस ओनली में ओनली इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसिंग आरएस ऑफिसर्स, ये प्रूव किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, फ्री फॉर ऑल। यानी कि जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट में है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो कंपैरिजन करके देखें। देखें कि नॉलेज गेन कितना हो रहा है, कितनी जगह ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है जो कि आरएएस सिलेबस को मैच करती है। ऐसी कैसी पढ़ाई हो रही है जिससे कि आरएएस के अंदर एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं। समझिए इसको। अवसर है आपके पास जहां पर आप फ्री में सीखेंगे सारे सब्जेक्ट्स। और एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आप YouTube देखें तो वहां पर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे। एक पूरा का पूरा कोर्स 126 क्लासों का भी मिलेगा आपको वहां पर, जहां पे मैंने इकोनॉमी पढ़ाई है। उसी तरह से, उसी समझा समझा कर मैं चाहता हूं कि बच्चों को इस तरह से इकोनॉमी के प्रिंसिपल सिखा दिए जाएं, इस तरह से कोर्स का एक एक हिस्सा पूरा करा दिया जाए, ताकि इन पूरी क्लासेस को अटेंड करने के बाद, यानी कि जो हम 60 क्लासेस अटेंड करना के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आप पूरी क्लासेस कर लें, जो कि कब होगा? आराम से मार्च के एंड में। मार्च के एंड तक आपको सभी प्रमुख सब्जेक्ट्स में हम इतनी एक्सपर्टीज दिला देना चाहते हैं कि आपको एग्जाम में कोई भी ना हरा पाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जीत का मजा हम सबको चखना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव माय डियर चिल्ड्रन। और जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप यूट्यूब पे मेरे खुद के इंटरव्यूज, क्लासेस, इन सबको देखकर अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे को एक बात अच्छे तरह से क्लियर रखनी चाहिए अपने मन में। और फिर आप ये सोच भी रहे होंगे कि आरएस ओनली को ये क्या हुआ कि सारे सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने देखा, बहुत इंस्टीट्यूट्स के बच्चों से बात की, उनसे हमने रोज डिस्कशंस किए, तो उनको बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करती है। अन्याय होगा उन बच्चों के साथ। अन्याय ना हो इसलिए इस तरह के प्रयास यहाँ पर शुरू किए गए हैं। तब हम 60 क्लासेस प्रमुख सब्जेक्ट्स की लेंगे और आप खुद देखेंगे एग्जाम में उसका रिजल्ट कि आपको क्वेश्चंस कितने सरल लगने वाले हैं। तो आइए आज इस अभियान की हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको चूंकि इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूं, तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ सिलेबस के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। और उससे पहले, ये मेरा बहुत ही फेमस स्लाइड है, बहुत फेमस स्लाइड है। ये सेम स्लाइड पिछले 7 सालों से ऑनलाइन है। मैं राकेश वर्मा हूं। मैंने 6 साल से भी ज़्यादा, अब तो 7 साल हो गए, यूपीएससी को पढ़ाया। मैंने एमए इकोनॉमिक्स में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की, बीटेक में नंबर 1 पोजीशन, और एमबीए जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया, जहां मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे 20-21 साल के, उसमें ही मैंने फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक हासिल की थी। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में, और ख़ास तौर से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में जो कि बच्चों के लिए थोड़े से कठिन होते हैं, ताकि बच्चे अपने आप उन दुश्मनों को अपना सबसे पक्का दोस्त बना सके। मैं हमेशा कठिन सब्जेक्ट को दुश्मन मानता हूँ। बच्चों को कठिन लग रहा है, इसका मतलब बच्चा छोड़ने चाहता है, उसको बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। जबकि मैं ये सिखाना चाहता हूँ आरएएस ओनली की तरफ से आपको कि हमें सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट्स की अच्छी से तैयारी करनी है जो कि आपको कठिन लगते हो। सरल सब्जेक्ट तो बाद में भी हो जाएंगे आसानी से। इसी ध्येय के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए, कुछ और टीचर्स के साथ पढ़ते रहिए उन सब्जेक्ट्स को जो कि आपको पारंगत करेंगे आरएएस बनने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी आईएएस की आसानी से चढ़ने के लिए, क्योंकि अब कोर्स दोनों का करीब करीब सेम हो चुका है।
आइए चलते हैं आगे। सो सबसे पहले देखें ये 2026 जो थोड़े दिन पहले ही घोषणा हुई है, उसमें सिलेबस क्या हो गया है इकोनॉमिक्स का। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि हमको सब चीज़ें अब नए सिरे से यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, और ऐसा क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उनको हम न केवल आसानी से पहचान सकें वरन साथ ही साथ उनको आसानी से सॉल्व भी कर सकें। दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का इकोनॉमी का सिलेबस क्या हो गया है। बड़ा अच्छा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है इन्होंने इस बार। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बच्चे आरएस ओनली में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि पहले ही हम इन टॉपिक्स को अपने यहाँ पर शुरू कर पढ़ चुके हैं। ये पहले कहीं नहीं पढ़ाए जाते थे, सिलेबस में भी मेंशन नहीं थे, लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों को पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कन्वेंशनल मेथड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रिलेटेड इंडिसेस। जैसे मैं एक छोटी चीज़ हमेशा समझाता रहता हूँ, मैं आज आपको बताना भी चाहता हूँ कि इसको हमेशा मन में बैठाने के लिए आप कह सकते हो मेजरमेंट कैसे करते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड एसेट्स। हेल्थ, वेल्थ एंड एसेट्स। ओके, इसका मतलब ये चीजें हो रही हो, अर्थात हम जब इकोनॉमिक साइकिल अच्छी चल रही हो देश के अंदर, इकोनॉमिक साइकिल हम सीख चुके, ग्रोथ डेवलपमेंट साइकिल हम सीख चुके अच्छे तरीके से। और मैंने आपको ये भी समझा देता हूं पहले दिन से, क्योंकि एक अच्छी सी बात मन में रहेगी तो इकोनॉमी को पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों तो एक ही है। ये क्या बात हुई सर, आप ये क्या कह रहे हैं? कहीं तो कह रहे हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं और कहीं कह रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ तो केवल फिगर्स दिखाती है, पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, नेशनल इनकम इतनी हो गई, जीडीपी इतनी हो गई। लेकिन बच्चों डेवलपमेंट का मतलब है जब क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी की बात भी कर रहे हो। एंड क्वालिटी बच्चों, जब हम उन बेसिक सुख सुविधाओं को भोग सकें जो कि एक जीवन की आवश्यकता है। कॉमन आदमी के लिए एक पंखे वाला घर हो, कूलर हो, कुछ चेयर्स हो, खाने के लिए कुछ वो हो, टेबल हो, और किचन के अंदर गैस हो, कुकर हो, ये सब चीजें हो, बेसिक जो जरूरत है। तब हमें लगेगा कि थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट का इफेक्ट हमारे पर आ रहा है। इस चीज को भी हम अच्छी तरह समझेंगे ग्रोथ डेवलपमेंट साइकिल को समझकर। ये मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट है। देन रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीसेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये पहले अच्छी तरह से नहीं था अपने सिलेबस में, पहले केवल राजस्थान के बजट की बात करते थे बच्चे। अब फर्क हो गया है, अब हो गया है कि रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मिलकर किस प्रकार इकोनॉमी के पहिए को अच्छी तरह चला सकती हैं। दिस टाइम दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, जो पहले नहीं था अब आपको लर्न करना है। देन फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का क्या बेसिक मतलब हुआ कि क्या हर स्टेट को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या कुछ ऐसे रास्ते भी हैं कि स्टेट अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर अपने डेवलपमेंट के रास्ते को अच्छे तरह से ढूंढ सके। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम फाइनेंस कमीशन इत्यादि भी पढ़ेंगे। देन एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है हमारे सिलेबस का, दैट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस बार इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज स्पेसिफाई करी है। इन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स स्पेसिफाई कर दिया। पहले एग्रीकल्चर बड़ा जनरल सा सब्जेक्ट हो जाता था, लोग बहुत बच्चे बहुत कुछ रटते रहते थे। अब बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, challenges
and government initiatives. Very, very scientifically done. Okay. Then what they are saying about agriculture is Indian agriculture challenges and government initiatives. जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, उनको शायद पता होगा कि ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए थे, इसलिए हमको लगा कि अरे भाई ये बातें तो हम पहले से कर रहे हैं, तो क्या ना सभी बच्चों को इस चीजों के बारे में बताया जाए, जबकि हम लोगों को पहले से अंदाजा हो गया था कि ऐसा होने वाला है। तो लग रहा था जिस तरह से यूपीएससी और आरपीएससी के सिलेबस एक साथ मिलते चले जा रहे थे। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले से था ही नहीं, हमने पूरा चैप्टर इस पे बना रखा, लंबा चौड़ा चैप्टर कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन साइकिल सब जानते हैं, नाम जरूर जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जब साइकिल मूव कर रही होती है तब क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमें सीखना है एग्जाम के लिए। अर्थात मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए शुरू से ही कि मान लीजिए मैं कोविड के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं। सो कोविड से पहले अब हमारी इकोनॉमी तो नीचे आ गई, -17% हो गई थी ग्रोथ। यहां पर ये जीडीपी होता है, दिस इज टाइम। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं आपको, जिस तरह की चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस कोर्स पे क्या क्या करने वाले हैं। जब भी हम ये बात करते हैं, बहुत लोगों ने सुना था वी शेप रिकवरी, कोई कहता था यू शेप रिकवरी हो रही है, किसी ने कहा डब्ल्यू शेप रिकवरी हो रही है। तो क्या होती है ये रिकवरी, क्या मतलब समझते हैं इस रिकवरी का? इस चीज को स्पेसिफिकली क्लियर करने के लिए हमें समझना चाहिए कि रिकवरी भाई वहीं से तो हो रही है जिस पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट है। तो हम यहां पे एक बहुत अच्छा तरीका सीखेंगे। लेट अस ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन हियर। अब वी शेप, ये लाइन जो वर्टिकल है, सारी शेप्स इसको देखकर ही बनानी होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वी शेप रिकवरी है, तो यानी कि इसके बिल्कुल पास से बना दो, दैट इज वी शेप। दिख रही है वी शेप, ये जस्ट लाइक ए वी शेप। अब हम कहें कि यू शेप, तब यू शेप दिखनी चाहिए ना इस लाइन से। तो सब ये इस पॉइंट के हिसाब से बन रहे हैं। अब मैंने कहा डब्ल्यू शेप रिकवरी भाई, सो डब्ल्यू शेप का मतलब वही लिखनी है अपने, ये ली लाइन अपने पास यहां पर, इसका मतलब डब्ल्यू शेप ये रही, यानी कि इकोनॉमी ने राइज करने की कोशिश की, इकोनॉमी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर झटका लग गया इकोनॉमी में, फिर दोबारा धीरे 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 कर कर ऊपर आई। एक और शेप सीखी थी जो कि बड़ी फेमस रही। अब देखिए इस डायग्राम से कितना सरल है सब कुछ सीखना। के शेप रिकवरी, याद है आपको के शेप रिकवरी? बहुत सुना था, इसको देखने शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। के ऐसा लगता है देखने में, के ऐसा लगता है ना, तो ये रही अपनी लाइन, ये इस लाइन से के बनाना है अपने को। इसका मतलब कुछ तो इकोनॉमी बढ़ रही है ऊपर, लेकिन कुछ इकोनॉमी सेक्टर्स में नीचे जा रही है। दिख रहा है आपको के बन रहा है? अगर मैं इसको जोड़ दूं, दिख रहा है आपको के? दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिख रहा है के टाइप? ये हो गई हमारी के शेप रिकवरी। अब मजेदार एक बात और है यहां पे सिखाना चाहता हूं मैं आपको आगे बढ़ने से पहले। अभी तो हम सिलेबस कर रहे हैं डिस्कशन, कि रिकवरी जब मानी जाती है, ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है। ये पॉइंट जो होता है ये आपका है
इक्विलिब्रियम पॉइंट, अर्थात यहां तक जब हमने रिकवरी करी है इस जगह तक, तब तो पुरानी वाली जो जीडीपी थी उसके बराबर ही पहुंचे जो कि हमारी कोरोना से पहले थी। अब हम जो इसके ऊपर करेंगे ना, दैट विल बी ग्रोथ। अभी तक तो हम केवल पुराने तरीके से चलते चलते अब पूरा उस स्तर पर आना चाहते हैं जहां पर की इकोनॉमी उस स्तर पर पहुंच गई जो कि कोविड से पहले थी, राइट। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच आई जस्ट वांटेड टू इलस्ट्रेट कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको। ओके, देन रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। पहले सिलेबस में नहीं था सर्विस सेक्टर इतने स्पेसिफिकली, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान संदेश देते रहते हैं हमारी क्लासेस में, तो हमने पूरा सर्विस सेक्टर डिटेल में पढ़ा है यहाँ पर। और यहां पर भी इस कोर्स में भी जो ये कोर्स हम कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए, सर्विस सेक्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्विस सेक्टर को आजकल ये समझ के बैठ गए कि जो आईटी सेक्टर है वही सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, जबकि सर्विस सेक्टर का मतलब बहुत सारी सर्विसेज को इंक्लूड करते हुए, खासतौर से उन सर्विसेज को जो कि राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, माइंस, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके अंदर सर्विस सेक्टर लगा हुआ है। सो दिस थिंग विल बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। देन इसी को जोड़ते हुए स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे कि जो सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स होनी चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम वो स्कीम्स पढ़ेंगे जो ऑल इंडिया लेवल पर है और जो राजस्थान लेवल पर है, दोनों को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। देन बच्चों, जो सिलेबस का देखने के बाद जरा हम ये देखें कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या अपडेशन हुआ है, प्रीलिम्स का सिलेबस में क्या परिवर्तन हो गया जो कि हमको इकोनॉमी में पढ़ना चाहिए। अगर हम केवल पुराने कोर्स को पढ़कर और फिर एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिस होंगे, पक्का है। देखिए, जैसे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा होता था, यहां पे था पहले व्हाट हैज बीन रिमूव्ड इन 2026, इट वाज देयर इन 2024, अब हटा दिया गया है। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर हार्ट। ये अभी किसी इंस्टीट्यूट में इस पर डिस्कशन शुरू नहीं हुए। हमने सोचा कि हम बच्चों को यूट्यूब में और हमारे इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों को ये चीज़ें इसी तरीके से पढ़ाएंगे, और इसलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। तो आप देखिए, पहले था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स टूल्स यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये हटा दिया गया है, नाउ दिस नॉट पार्ट। सेकेंडली, stock exchange and share market, these have been removed, not explicitly mentioned. E-commerce, inflation concept, impact and control mechanism, subsidies, public distribution system, happiness index, HRD section, ये सब अलग अलग करके इतनी छोटी छोटी चीजों को कर रखा था। अब जनरलाइज कर कर उनके अंदर इन चीजों को शामिल करा गया है, तो प्रिपरेशन में डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। ये प्रिपरेशन अब थोड़ा डिफरेंट तरह की करनी पड़ेगी। ओके, द अर्लियर आइटमाइज बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, जीएसटी, नेशनल इनकम, अब बिल्कुल फर्क कर दिया गया है। अब क्या नई चीजें ऐड कर दी गई है, देखिए जरा, मैक्रो पॉलिसी फ्रेमिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन जोड़ दिया गया इसके अंदर। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब पॉल्यूशन भी स्टार्ट कर कर, सॉइल डिग्रेडेशन का भी बात कर कर, ओशन डिग्रेडेशन, हमारा एयर, हमारा वाटर,
और क्या क्या चीज़ों का डिग्रेडेशन हो सकता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। देन 2 न्यू थिंग्स वी शैल लर्न। क्या सीखा हम लोगों ने? हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सीखा है नॉइस पॉल्यूशन एंड लाइट पॉल्यूशन। ये बहुत कम जगह पढ़ाया जाएगा। ओके, देन रिसेंट बजट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, दिस इज अ न्यू थिंग विच हैज बीन एडेड। फिजिकल फेडरलिज्म, नई चीज ऐड किया गया है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल framed via reforms and challenges is a new thing. And a major thing has been added as skill development and employment generation programs and policies. पहले केवल poverty elevation programs and policies थे। तो याद रखिएगा, जनरलाइज नहीं है चीजें, इस पर बड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया है, अर्थात हमारी तैयारी भी बिल्कुल स्पेसिफिक ही होनी है। दैट इज द पॉइंट जिसके लिए हमने इस कोर्स को ऑर्गेनाइज किया आपके लिए। अब ये देखिए जरा, मेंस के अंदर मेंस सिलेबस का क्या स्थिति हो गई है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी बच्चों, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि अभी जयपुर में या राजस्थान में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो अपने कोर्सेज को इस तरह से रिवाइज कर पाया हो। हमने मेंस का इकोनॉमी का पेपर 100% अपने इस सिलेबस पर आधारित कर दिया है। 100%, नो चेंज फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन केप्ट एज इट इज। तो आपको एक नया चीज पढ़ने को मिलेगी। अब आप पुराने वाले से पढ़ के चले गए एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें आपको नई नई सी दिखेंगी और आप उनको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस वी हैव टू डू। And of course, we have to understand global economic issues, role of WTO, World Bank and IMF, जो हम तीनों वैसे ही पढ़ रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। ओके, सो विद दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि अब जो कोर्सेज हैं वो बहुत फर्क हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी RAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो सिलेबस, जो नया सिलेबस है, क्योंकि अब UPSC कर दिया इन्होंने, तो उस सिलेबस को अपनी टेबल के सामने की दीवार पर चिपका लें। कहीं हम पुराने वाले सिलेबस को कवर ना करते रह जाएं। ये सब सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। इस तरह से हमने इस कोशिश की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम हर सब्जेक्ट में आपको ये कंपैरिजन दिखाएं कि क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है और क्या चीज़ें एडिशनल नहीं पढ़नी है, ताकि आप और बच्चों से अधिक मार्क्स लेके आ पाओ। तो लेट अस सी। सो दिस इज ओनली इंक्लूडिंग ये पूरा मेंस के बारे में कि क्या चीज़ हटा दी गई है, क्या चीज़ जोड़ दी गई है। बहुत बढ़िया सा है ये। पहले प्राइवेट, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, ये सब चीज़ें नहीं थी हमारे पास स्पेसिफिक। अब इनको क्या किया उन्होंने, इकोनॉमी के पार्ट में जोड़ दिया। ओके, तो ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था कि किस तरह से हमने किया है। और अब हम शुरू करते हैं आज से अपने कोर्स। राइट, सो कोर्स में सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, एक बेसिक फंडामेंटल चीज जो मैं सोचता हूं हर बच्चे को आना चाहिए। लेकिन जब तक ये चीज नहीं समझेंगे बच्चे, कभी भी इकोनॉमी को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। क्योंकि बच्चों के मन में लगता था बड़ी सरल सी चीज है, लेकिन जब वो एक्चुअल में देखने बैठते हैं तो उस चीज को हल निकालने में, उस चीज के बारे में सॉल्यूशन निकालने में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेट अस टेक इट। सो द फर्स्ट थिंग विच वी शैल स्टडी इज concepts of demand and supply।
बच्चों बड़ा सिंपल सा लगता है, डिमांड डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड है वो डिमांड हो गई, जो सप्लाई है वो सप्लाई है, बाजार में जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई है। यहां पर एक बेसिक चीज से हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि डिमांड वो है जो हम अपने पैसों से कुछ चीज बाजार में खरीद सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज डिमांड? यानी कि हमारी जेब में जितने पैसे हैं उन पैसों से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं उनको। इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनको हम खरीदना चाहते हैं वो है हमारी डिमांड। सो डिमांड ऑफ गुड्स की जब हम बात करते हैं या सर्विसेज, हमेशा इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा जब हम गुड्स बोल रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो जब हम गुड्स की डिमांड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो जेब में पैसा है उस पैसे से हम क्या चीज खरीदना चाहते हैं और क्या उस पैसे से हम उस चीज को खरीद सकते हैं, दैट इज डिमांड। इसका मतलब अगर हम डिमांड कर्व को देखें इस डेफिनेशन के बाद, अगर हम डिमांड कर्व को समझने की कोशिश करें तो बच्चों जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो जैसा हम डिस्कशन अभी कर रहे थे, अगर हम एक्सेस बनाएं इसकी दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं इनको। तो हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमी के अंदर हम एक्सेस लेकर ही अपनी पढ़ाई और सीखने की कोशिश को प्रारंभ करते हैं। तो अगर हम कहें डिमांड कर्व, यहां पर तो हम दिखाएंगे हमेशा प्राइस और यहां हम दिखाएंगे डिमांड। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज निकल के आ रही है कि डिमांड तो है, डिमांड तो है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास BMW हो, आई हैव द डिमांड, बट प्राइस 45 लाख। अरे भैया नहीं 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 नहीं, वापस चलो, नहीं हो सकता। या मन कर रहा है आज एक शानदार सी डिश, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है जयपुर के अंदर, नाम भूल गया मैं, अभी याद नहीं आ रहा, सहकार भवन के पास बहुत शानदार रेस्टोरेंट खुला है। मैं गया था अभी 3-4 दिन पहले, बच्चों ने, यंग बच्चों ने खोला है, रासा रासा करके है, वेरी डिलीशियस फूड देयर। लेकिन जब मैं उसके अंदर जाके देखा मैंने, रास्ता देखो जरा क्या है, बहुत बढ़िया सा आपको पता चलेगा, बहुत शानदार रेस्टोरेंट है। लेकिन जब मैंने उसके प्राइसेस देखे तो मुझे लगा कि मैं चाहता तो हूँ ये खाना खाना। मैंने अपनी वाइफ को चुपके से कहा, मैंने कहा भाई यहाँ है तो लग तो रहा है सब कुछ अच्छा, लेकिन खा सकेंगे क्या इतना, 1,000 रुपये पर हेड पड़ जाएगा, क्या होगा, इतना मुश्किल मामला। मैंने कहा नहीं नहीं जाओ, मैं पे करूँगी, तुम खाना तो खाते हैं यहाँ पे। देन शी पेड फॉर द फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे डिमांड है वो प्राइस से बहुत कुछ रिलेटेड है। क्योंकि कॉमन आदमी थोड़ी इमेजिन करता है कि वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेगा यहाँ से बैंकॉक, कोई नहीं ट्रैवल करेगा, कभी सोचेगा ही नहीं कि बिजनेस क्लास में मैं ट्रैवल करके जाऊंगा जहाँ पे 6 गुना मुझे प्राइस देना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता।
परचेज नहीं कर सकता मैं, मेरी पावर नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे इतने, आई कैन नॉट। इसका मतलब अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो जो बाय एक्सपीरियंस, बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड जो बाय थ्योरी है, अभी आपको समझ में भी आएगा। सो डिमांड कर्व बेटा हमेशा ऐसा दिखता है। सो दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस कम है, यहां पर है, बड़े अच्छे से सीख लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये सीखना आपका पूरी इकोनॉमी के कोर्स में बहुत काम में आएगा, कि अगर ये यहां पर है तो हमने इससे एक स्ट्रेट लाइन निकाली और फिर वहां से वर्टिकल लाइन निकाली, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस प्राइस पर अगर कोई चीज बाजार में उपलब्ध है तो मैं इसकी ये क्वांटिटी खरीद सकता हूं। समझ में आ रहा है इसका डायग्राम का इंटरप्रिटेशन, कि मैंने कहा कि मैं इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं, इतनी क्वांटिटी। और मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ गया, यहां तक P2 पे आ गया, तो जो P2 पे जब आ गया, इतना महंगा प्राइस हो गया, यहां हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसके बाद हम नीचे लेके आ गए, तो जो मेरी डिमांड थी फटाक से Q1 से घटकर Q2 पे आ गई। वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बात कर रहे हैं इस समय डिमांड, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उस चीज की, उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात जैसे ही हम प्राइस बढ़ने को देख रहे होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड की कम हो चुकी होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। इसका मतलब यह भी हुआ बच्चों, अगर हम ये कहें कब कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, इसका क्या मतलब समझोगे आप? ये जैसे हमने इकोनॉमी की डिमांड का कर्व बनाया, अब मैंने कहा कि इकोनॉमी की डिमांड बढ़ रही है साहब, तो देखना हमें यह है कि अगर इकोनॉमी की डिमांड बढ़ रही है तो ये पूरा का पूरा कर्व किधर जाएगा, आगे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं ये ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ रही है भाई, जैसे आज अपने देश के अंदर हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, अपने देश के अंदर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ रही होती है बेटे, तो हमें ध्यान रखना होता है कि कर्व हमेशा राइटवर्ड मूव करेगा। समझ में आई बात? इस चीज को सीखने के बाद इसी से रिलेटेड अब हम आते हैं सप्लाई कर्व पर। अब सप्लाई कर्व में लोग जनरली मैंने देखा लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है दैट इज सप्लाई। ये तो सिखाया जाता है हर जगह। सप्लाई का क्या मतलब हुआ भाई, गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सप्लाइड इन द इकोनॉमी, जबकि एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं है। पहले देखते हैं क्या है इसका मतलब। सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज, द सप्लायर्स, ध्यान रखिए यहां पर अब, द सप्लायर्स आर willing to supply at a particular price. समझ में आया? डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। सप्लाई का मतलब ये नहीं कुछ भी चीज जो बाजार में सप्लाई हो रही है वो सप्लाई। सप्लाई मीन्स इस पर्टिकुलर प्राइस पर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर उन गुड्स को सप्लाई करने को तैयार है, दैट इज द सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट मिस दिस कंसेप्ट। जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, पूरी इकोनॉमी में क्वेश्चंस के आंसर गलत करके आते हैं। तो यही समझ में नहीं आएगा तो सारे चैप्टर्स में गलती समझते चले जाओगे। तो सप्लाई का मतलब होता है कि जब सप्लायर को लगे कि हाँ यार ये प्राइस है, इस पे मैं बेचूंगा, तब मुझे कुछ फायदा होगा, तभी तो बेचेगा, सप्लाई करेगा, नहीं तो क्यों सप्लाई करेगा भाई? ऐसे थोड़ी बता भाई लो बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ, कारें इकट्ठी होती जा रही है कोविड के अंदर, खरीदने वाला कोई नहीं है। सप्लाई वाज फॉल्स, दैट्स व्हाई दे इनकर्ड लॉट ऑफ लॉसेस। कितने ज्यादा लॉसेस हुए उनको, क्योंकि बेसिक सिद्धांत की पालना नहीं कर रहे थे। तो सप्लाई क्या हुई कि इस प्राइस पर क्या मैं अपने गुड्स को सप्लाई करने को तैयार हूं या नहीं। ओके, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि हम ये सीख सकते हैं अब कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। सो भाई वही दो एक्सेस हमेशा इकोनॉमी का सिंपल सिद्धांत। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे 90% चीजें ब्लॉक्स डायग्राम से, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको सब कुछ। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वही प्राइस, वही क्वांटिटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कर्व सिंपल सा लगेगा लेकिन आई विल गिव यू 2 minutes to understand what I am trying to make here. So this is this curve. सप्लाई कर्व। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सर होगी, सप्लाई होगी, कम होगी नेचुरली। अगर कम प्राइस है तो मैं क्यों बनाऊंगा भाई ज्यादा, मुझे फायदा ही नहीं हो रहा है तो मैं बनाने वाला ही नहीं। लेकिन अगर उस चीज का प्राइस बाजार में ज्यादा है भैया, अब P1 से P2 पहुंच गया मेरा प्राइस, अब मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूं मार्केट के अंदर। सो दैट इज द सप्लाई। सो एट दिस प्राइस आई विल बी रेडी सप्लाई दीज मैनी गुड्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस बढ़े, जब प्राइस बढ़ गए तो सप्लाई करने वाला ज्यादा तैयार है। लेकिन हमने जो पहली सीखा थे कर्व, उसमें क्या था, जब प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो गई। ये तो चक्कर हो गया भाई। तो इधर तो अब डिमांड कम हो रही है, ये सप्लाई ज्यादा करने को तैयार है, अटक गया मामला। तो इसका मतलब हमको ऐसा कोई बिंदु निकालना पड़ेगा जिस पर जो सप्लाई हो रही हो और जो डिमांड हो वो मैच कर रही हो कहीं ना कहीं। दैट इज व्हाट वी वांट टू सर्च।
उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम ये कहें कि सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रही है तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा कर्व? सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। हमने कहा भाई अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, जैसे वहां निकाला था ना एक कर्व हमने कि इकोनॉमी में साहब सप्लाई बढ़ रही है, तो कर्व किस डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों? राइटवर्ड होना चाहिए। अगर लेफ्टवर्ड हो तो क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी विल डिक्रीज। ठीक है, अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि भाई अगर ऐसी स्थिति है कि यहां तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज्यादा करने को तैयार है आदमी, और दूसरी तरफ मैं हूं, प्राइस बढ़ने पर डिमांड मेरी कम है, तो अब हम मार्केट प्राइस कैसे सेटल करें? सो ये डिमांड और सप्लाई कर्व बच्चों ये डिटरमाइन करते हैं कि बाजार में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, संतुलित प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पर जनता भी खरीदने को तैयार होगी और हम भी सप्लाई करने को तैयार होंगे। ओके, इसका मतलब हुआ जैसा कि ये चित्र बता रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। हम्म, खराब कर्व बने तो माइंड मत करिएगा। तो अब यहां पर हम दिखाते हैं डिमांड और सप्लाई दोनों। और यहां पर हम दिखाते हैं प्राइस। तो पहले तो हम देखें हमारी डिमांड कर्व क्या है भाई। और जैसा कि हमने अभी सीखा है, दिस इज अवर तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस पॉइंट को देखें, केवल इस पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं बच्चों अभी, तो हम अगर डिमांड कर्व पर देखें, डिमांड कर्व पे ये जो बी है, और ये सप्लाई कर्व पे देखें, इसका मतलब ये हुआ यहां पर इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर जिसको हम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कह देते हैं मान लीजिए, इस प्राइस पर जनता भी खरीदने को तैयार है, तो जो सप्लायर्स हैं अगर वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर देंगे तो बाजार में उसको आसानी से खरीद लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हो आप। अब कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे प्लीज पूछ लेना। अब हम इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए डिमांड बढ़ जाए, मान लीजिए इसी डायग्राम को समझने की जरूरत है। अब डिमांड बढ़ जाए, आपने सीखा था डिमांड बढ़ने का मतलब कर्व किधर जाएगा? राइट साइड में। डिमांड कर्व तो राइट साइड में मुड़ेगा ना मेरे बच्चे। सो ये कर्व यहां चला गया, यानी कि बाजार में
डिमांड बढ़ गई भाई, डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, यहां देखो, डिमांड बढ़ी तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ा तो सप्लायर्स थे वो भी अपनी सप्लाई बढ़ाने को तैयार है, क्यों, सीखा था हमने कि सप्लायर्स जब उनकी सब डिमांड ज़्यादा होती है उस प्राइस पे तो वो ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात सप्लायर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने को तैयार हो जाएंगे। अब डिमांड भी बढ़ गई यानी जनता भी चाह रही है खरीदना, तो सप्लायर ने कर लो मैं अभी प्रोड्यूस करता हूं इतना आपके लिए। सो दिस इज ए बैलेंस। नाउ द न्यू बैलेंस इज दिस, इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारी डिमांड कम हो गई भाई, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए डिमांड इस ओरिजिनल डिमांड से कम हो गई, नीचे आएगा ना कर्व, देखो जरा क्या होता है, अपने आप समझ में आएगा आपको। अब हमने देखा कि ये सप्लाई कर्व को तो यहां काट रहा है, अर्थात वही लाइन खींची हमने, यानी कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटीज दिस इज द मैच प्राइस। तो अगर डिमांड कम हो गई, अगर डिमांड कम हो गई तो नेचुरली प्राइस विल कम डाउन, और जब प्राइस कम आ जाएंगे तो वो सप्लायर करने वाला सप्लाई कम करेगा। कितना लॉजिकली समझ में आ रहा है इस वाले डायग्राम से, अदरवाइज बच्चे उसको रटने की कोशिश करते रहते हैं, इसको रटने की कोई कोशिश नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम इसमें एक दूसरी एक्सरसाइज भी करते हैं। अब मान लीजिए सप्लाई कम हो गई अचानक से, सप्लाई कम, कर्व किधर मुड़ेगा, बताओ बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं सप्लाई कर्व को, ये है हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई कम होगी तो ये ऊपर जाएगा या नीचे, ऊपर जाएगा क्योंकि सप्लाई कम हो रही होगी। अगर इधर जाएगा तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही होगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ना है कम होना कहां से दिख रहा है इस कर्व से। अगर इस कर्व के इधर जा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है, इस कर्व के इधर आ रहे हैं सप्लाई कम हो रही है। इसका मतलब अब हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व मान लीजिए हमारा हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखो जरा, डिमांड का तो ओरिजिनल ये था ना, ये था ना ओरिजिनल डिमांड का पी वाला, सॉरी। सो ये हमारा डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व ऊपर आ गया, तो डिमांड कहां गई, सॉरी पता नहीं क्या हो गया, क्या समझे इससे आप कोई बच्चा बताए क्या समझे। इसका मतलब अगर डिमांड वही रही, अब दोबारा इसका मतलब समझो इसका क्या हुआ, डिमांड तो वही है, आज हमारी डिमांड है भाई पेट्रोल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो खरीदना ही पड़ेगा पेट्रोल, स्कूटर चलाना है, गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब उसने उसका सप्लाई को कम कर दिया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस उसके
बढ़ जाएंगे। बेसिक चीज समझ में आ गई ना अब तो। इसका मतलब एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है, अब मैं इस ग्राफ को चेंज करता हूं, बहुत ज्यादा हो गया इसके अंदर। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जो बहुत अच्छी सी चीज है समझने के लिए, बहुत अच्छी चीज है। अब हमारे डिमांड जो है, डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे प्राइस कितने भी बढ़ रहे हो। डिमांड बढ़ रही है चाहे प्राइस कितने भी बढ़ रहे हो। बच्चा बता सकता है गर्व यहाँ पर कैसे डिपिक्ट होगा? अच्छा चलो, पहले उससे पहले एक सरल चीज करके देखते हैं, और सरल करके देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि ये प्राइस है, अच्छी तरह समझने के लिए, और ये हमारे डिमांड है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी चाहे प्राइस कितनी बढ़ा दो, डिमांड वही रहेगी, यानी कि आप पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाते चले जाओ, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि रोक दे, अपने स्कूटर खड़े करके रख दे गाड़ी घर में। 2-3 दिन जरूर दुख होता है, तो जिस दिन प्राइस बढ़ने वाले होते हैं उस दिन हम भरवाते हैं अपनी टंकी को, पूरा भरवाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा उससे। हाँ, अब क्या होगा डिमांड तब का, कि ये जो डिमांड है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डिमांड remains same even when price is increasing. इसको क्या हुआ मतलब कि भाई डिमांड वही रहनी चाहिए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए। अर्थात इस कर्व की जो शेप आएगी वो आएगी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब क्या है कि प्राइस कितना ही बढ़ा दो, आपने प्राइस यहां था पहले P1, आपने इस प्राइस को बढ़ा दिया P2, बट मेरी डिमांड तो कांस्टेंट है, बट मेरी डिमांड तो कांस्टेंट रही। समझे इस बात को? अभी अपन दोनों कर्व को मिला के भी देखेंगे क्या होता है। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि डिमांड अगर demand remains the same even when price is increasing, so demand is constant, so this is the demand. इसी प्रकार अगर हम ये कहें, अगर हम किसी इसी प्रकार अगर हम ये कहें प्राइस रिमेन्स द सेम, डिमांड कितनी बढ़ाते जाओ, तो कैसे बनेगा कर्व? अब दूसरी चीज बनाना चाह रहा हूं, दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। सो डिमांड, क्या बता रहा हूं आपको मैं, डिमांड इज कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, demand is increasing but price remains जबकि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा उसका। सप्लाई की साइड से देखो, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्राइस बढ़ जाएगा,
कैसे होता है इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर? जब डिमांड हम किसी चीज़ की ज़्यादा करने लग जाते हैं तभी तो उसका प्राइस बढ़ता है। आज मैंने, बच्ची ने, हम दोनों गए, हमने कहा हमें भाई ये दो आइसक्रीम, इसने भी आइसक्रीम खाई, दो, मैंने भी खाई दो। देखो ये दोनों बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और ये तो इनके इंस्टीट्यूट वाले सब बच्चे आके अब खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं खूब सारी, तो वो अपना पट्टा पैसे उसके बढ़ा देगा। लो भाई मैंने तो बढ़ा दिए। तो अब ऐसी सिचुएशन हम देखना चाह रहे हैं जिसमें डिमांड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्राइस रिमेन्स द सेम, अर्थात प्राइस रिमेन्स द सेम। अब क्या हो रहा है? प्राइस हमारा सेम रह रहा है, प्राइस इज सेम बट डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो डिमांड कितनी भी बढ़ा दो प्राइस वही चल रहा है। सो एक ग्राफ आना चाहिए अच्छी तरह एग्जाम में दोनों। समझ में आए बच्चे? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीख रहे जो आप, कि अगर डिमांड इज इंक्रीजिंग बट द प्राइस रिमेन्स द सेम, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। हियर नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि भाई ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस डिमांड कितनी बढ़ जाए या डिमांड कितनी ही कम हो जाए, इट विल रिमेन सेम। सो दिस विल बी द ग्राफ। तो एग्जाम में इस तरह के ग्राफ बना के आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जाए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सो यू शुड अंडरस्टैंड नॉट ओनली द कंसेप्ट बट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो। अगर हम डिमांड सप्लाई कर्व में देखें, है ना, अब असली टेस्ट है आपके दिमाग का, कौन सी वेव्स आएंगी? अल्फा बीटा कौन सी? जहां पे पढ़ रहे होते हैं ध्यान बहुत है, गामा। इसका मतलब गामा वेव्स अब मेरी बच्चों के दिमाग में मैं चलाना चाहता हूं। तो जो बच्चे नए हैं आज जो क्लासेस को फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने आज ही एक नया चैप्टर और पढ़ा था जिसके अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि ब्रेन में कितने तरह की वेव्स निकलती हैं और उन वेव्स का क्या मतलब होता है। कंसंट्रेशन वाला बीटा था या गामा था? यस, यस, बी, बीटा, क्योंकि हम इस समय इंक्विजिटिव हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ ये सब चीजें कोरिलेट करते जाओ तो बड़ा मजा आएगा आपको समझने में और एग्जाम में इनके आंसर तैयार करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम एक बार देखते हैं, ये कौन बच्चा बताएगा, बताइएगा जरा। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी सोचिए जरा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज अब करने जा रहा हूं मैं आपसे। अब मान लीजिए हमने कहा कि ये है प्राइस, ये है डिमांड ऑब्लिक सप्लाई। अब हमारा डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड रिमेन्स द सेम। सप्लाई मेरा जैसे नॉर्मल है, सप्लाई कर्व बन गया, सप्लाई कर्व बनाया हमने। है ना इंटरेस्टिंग कि सप्लाई कर्व तो मेरा नॉर्मल है, इसका अर्थ बताओ कि अगर सप्लाई अब बढ़े
सप्लाई अगर बढ़े तो क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चों, जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पर यही चीजें हैं जो आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेंगी सीखने को। किधर जाएगा कर्व? सप्लाई डाउनवर्ड्स। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, क्वांटिटी यहां से दिखती है, सप्लाई यहां से दिख रही है, तो सप्लाई बढ़ गई, बट डिमांड रिमेन्स द सेम। डिमांड तो सेम है, नेचुरल सामान से ज़्यादा सप्लाई कर दिया तो क्या होगा? तो प्राइस अपने आप कम हो गई। इसका मतलब एग्जाम में कोई सी भी चीज आ जाए, कोई सा भी परीक्षण आ जाए, अपन आराम से निकाल सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। सेम का सेम हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड कर्व नॉर्मल है, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, हाँ क्या सीख रहे हैं आप लोग? क्या बोले? क्या चीज कांस्टेंट है? सप्लाई इज कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट का मतलब सप्लाई वर्टिकल लाइन आएगी, डिमांड कर्व ठीक है, सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड कर्व इज लाइक दिस। नाउ सपोज डिमांड इंक्रीजेस, है ना? अब कितना इजी हो गया आपके लिए, सप्लाई वही लो, ये लो, डिमांड हमने इंक्रीज कर दी, जैसे ये हुआ, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? जहां डिमांड और सप्लाई कर्व काटते हैं। सो तो कोई सी भी सिचुएशन आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप ये ग्राफ बना लीजिएगा और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। कल हम सीखेंगे गुड्स क्या होते हैं, कितने तरह के गुड्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुड्स भी कोई बहुत तरह के होते हैं क्या? टेबल भी गुड है, चेयर भी गुड है। नो, वी शैल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक गुड्स क्या क्या होते हैं। सो कल की क्लास में वापस RS ओनली में आइए, देखिए यूट्यूब चैनल और समझने की कोशिश करिए इकोनॉमी को सरल तरीके से, इकोनॉमी को उस तरीके से जिससे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सके। किसी भी क्वेश्चन पर कहीं भी नहीं अटकने की गारंटी इन क्लासेस के द्वारा RS ओनली आपको देने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल दोबारा इसी क्लास में। थैंक यू।